हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएसएच। तो आज हम बीपीएससी 143 का 14th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रीजन्स एंड ट्राइब्स। तो अगर हम भारत की बात करें और भारत में भी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत फेस कर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस वो यही है कि जो भी हम डेवलपमेंटल गोल्स बना रहे हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। डिफरेंट रीजन्स में भारत जो है वो यहाँ पर बटा हुआ है, जहाँ पर हर रीजन में अलग ट्राइब देखने को मिलती है, अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है, अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस इतने ज़्यादा डाइवर्स सिचुएशन में या पूरी सोसाइटी में अगर हम देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भारत ने इसी डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ज़्यादा अनइवन डेवलपमेंट देखा है, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है बिटवीन द रीजन्स अमंग द ग्रुप्स वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। अब जैसे-जैसे ये सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे हम ये देखते हैं कि भारत के कुछ राज्य या फिर कुछ हम कह सकते हैं कि रीजन्स जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी हैं, जो कि कम डेवलप्ड हैं या तो पूरे ही बैकवर्ड हैं। और यहीं से शुरुआत होती है ट्राइबल पॉलिटिक्स की, जहाँ ये देखा जाता है कि इंडियन सोसाइटी में जिन रीजन्स में जहाँ पर ट्राइब्स का ज़्यादा दबदबा रहता है, उसमें जो ये अनइवन डिस्पैरिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से जो इनका रिलेशनशिप रहता है बिटवीन द ट्राइब्स एंड द स्टेट, वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है, जिसकी वजह से अपने आप को ये हमेशा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। तो आज इस यूनिट में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्राइब्स क्या होती हैं। तो जैसे हमने पिछले यूनिट में समझा था कि अगर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कि जो ग्रुप एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोलता है मेन स्ट्रीम से, वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप बन जाता है। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप के पीछे हमें एक ही फैक्टर मिला, मतलब जो था लैंग्वेज। लैंग्वेज के बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, इसलिए हम लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। वहीं अगर हम ट्राइब्स के बारे में बात करें तो ट्राइब्स का एक सिंगल बेस नहीं होता, बल्कि इनके पास कुछ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई हैं। जैसे कि ये लोग जो हैं वो प्रकृति के पास ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं। इनकी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेस्ट पे ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा है। इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, जैसे कि फूड हैबिट्स, सॉन्ग्स, ड्रेस पैटर्न्स, मैरिज कस्टम्स, जेंडर रिलेशंस, ये सारी बिल्कुल अलग रहती हैं मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सब फीचर्स की वजह से हमें ट्राइबल आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटीज़ जैसे कि कास्ट और क्लास से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे फीचर्स हुए हैं, ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब इन पर इम्पैक्ट आ रहा है विद इन दी ट्राइबल सोसाइटीज़। क्योंकि ये देखा जाता है कि जैसे-जैसे डेवलपमेंट का मॉडल आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे डिस्पैरिटीज़ बढ़ने लगती हैं। अब क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ये हेटेरोजेनस हैं, इसमें कोई भी समानता नहीं है। एक रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, उसके 1 किलोमीटर आगे रहने वाली जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, इसकी कोई गारंटी-वारंटी नहीं कि इनके कस्टम जो हैं, वो बिल्कुल इनके जैसे सेम हो। ये बिल्कुल अलग होती हैं एक-दूसरे से। और क्योंकि ये हेटेरोजेनस कैटेगरी में आती हैं, तो ना ही इनको कोई कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है सरकार के द्वारा। और जैसे-जैसे ये हेटेरोजेनस जो कैटेगरीज़ हैं, वो बढ़ने लगती हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो और भी ज़्यादा जो है, वो अनइवन डेवलपमेंट का शिकार बनती जा रही है। और यहीं से जो ट्राइबल लोग हैं, वो अपनी मूवमेंट्स को चालू करते हैं विद इन द कंट्रीज़। तो अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफ़ाई करने की बात करें, तो इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हमारे सामने निकल के आते हैं। जिसमें से सबसे पहला आता है ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट का स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का इंडियन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल थॉट। जिसमें जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट वाला हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, वो एक आइसोलेशनिस्ट व्यू का है, जहाँ पर ये कहते हैं यार कि जो ये ट्राइब्स हैं, इनकी एक कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। इनकी ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है। ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बिल्कुल ही कट कर रहते हैं, बिल्कुल ही हटकर इनके सारे कस्टम्स वगैरह होते हैं, फूड वहाँ पर हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन की वजह से ये आइसोलेशन में चले जाते हैं। इनको वो फ़ायदे कभी नहीं मिल पाते जो मेन स्ट्रीम को मिलते हैं, क्योंकि इनके ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है, इनके कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट का स्कूल ऑफ थॉट, जो कि एक आइसोलेशनिस्ट व्यू प्रोवाइड करता है इन ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए। लेकिन वहीं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है,
वो एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से इन्हें देखता है। इस व्यू के अकॉर्डिंग जो ट्राइब्स हैं, उनको इस तरीके की कम्युनिटीज़ से उनको देखा जाता है कि ये एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि मेन स्ट्रीम से डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में थोड़ा जो है वो पीछे रह चुका है, थोड़ा बैकवर्ड है। और इसी को डेवलप बनाने के लिए सरकार जो है इंडियन स्टेट की, वो कोशिश करती है ताकि मेन स्ट्रीम के साथ इनको एसिमिलेट कर दिया जाए इन ऑर्डर टू डेवलप दमसेल्व्स। और यहीं से इनको लीगल कैटेगरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरीज में भी बांटा गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत के संविधान में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में, जो कि भारत का संविधान है, वहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, और जहाँ पर एस सी एस टी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, वहाँ इनको कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कुछ पर्क्स हमें दिए जाते हैं। उसके बाद 7% का हमें रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में, जो कि इन ट्राइबल पॉपुलेशंस में से कुछ लोगों के लिए होता है। तो इस सभी से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश का पॉइंट ऑफ व्यू था इन ट्राइब्स को लेकर वो कैसा था, और जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया की। तो भारत में ये देखा जाता है कि 700 से ज़्यादा ट्राइब्स हमारे यहाँ रहती हैं, जो कि 9% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कवर करने का काम करती हैं। और इनके लिए जो सरकार है वो स्पेशल प्रोविजंस निकाल के रखती है ताकि इन्हें कुछ पॉलिसीज़ का फ़ायदा दिया जा सके इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है इनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके। जहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे इनके लिए चलाए गए, लेकिन इन सभी प्रोविजंस और इन सभी एफर्मेटिव पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि इनके वेलफेयर के लिए ही बनाई गई, आज के टाइम पे भी ये देखा जाता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जो भारत में रह रही हैं, वो आज भी मार्जिनलाइज्ड हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एरियाज इन्हीं के द्वारा इनहेबिटेड होते हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है। और ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया में जो इनकी कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि वाइड स्प्रेड पोवर्टी, ये गरीबी में जीते हैं, ये कुपोषण में जीते हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये इलिटरेट लोग हैं, और ना ही इनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। इन सभी के चलते हम ये देख सकते हैं कि भले ही भारत की सरकार ने जो है इनके लिए पॉलिसीज़ बनाई, इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाई, उसके बाद इनके लिए प्रोविजंस बनाए ताकि इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, लेकिन आज के टाइम पे भी ये लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। जहाँ पर हम अगर एक डेटा की बात करें, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि 2016 से 17 के बीच में पब्लिश किया गया है, यहाँ हमें बताया गया कि 47.1% एसटी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहती है इन रूरल एरियाज। जहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का जो नेशनल एवरेज है, जिसमें पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसको गिना जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि 33.8% ऐसे जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, बल्कि जो एसटी जो पॉपुलेशन है वो 47.1% है। मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब हम ये देख सकते हैं कि 10-15 गुना ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा इनकी चल रही है गरीबी रेखा के नीचे। उसके बाद अगर हम इनके चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की बात करें एसटीज़ की, तो यहाँ पर 35.8 पर 1000 लाइव बर्थ से देखा जाता है कि हर 1000 बच्चों में से तकरीबन 35 से 36 बच्चे जो हैं वो इनके मर जाते हैं। जो नेशनल एवरेज चल रहा है भारत का, इसमें 18.4 यहाँ पर देखा जाता है, मतलब हर 1000 में से 19 या 18 बच्चे जो हैं वो मरते हैं। तो इनमें ये भी आगे हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसी के चलते जो ये हमारी ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनती हैं इनकी बैकवर्डनेस की वजह से। वहीं इसके पीछे एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है लिटरेसी का, जहाँ पर जो एवरेज लिटरेसी का रेट है एसटीज़ का वो 59% का है, वहीं जो नेशनल एवरेज चल रहा है वो 73% का है। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करने वाला फैक्टर्स हैं इन सभी की बैकवर्डनेस के पीछे। अब हम बात करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया की। तो भारत की अगर हम जोग्राफिकल कंपोजिशन को देखें तो भारत में बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो हमें हर राज्य में देखने को नहीं मिलती, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमें देखने को मिलती है। और जिन रीजन्स में देखने को मिलती है उन्हें हम डेवलपमेंट के लेवल पर बेस करके यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये एक रीजन जो है, क्या वो डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलप्ड है। तो जो डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया में, उन्हें हम लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक फैक्टर्स काम करते हैं।
उसके बाद जिन रीजन्स को हमने मार्क आउट किया, उनके भी सब रीजन्स देखे जाते हैं स्टेट्स में। इनको भी डेवलपमेंट के मॉडल पर यहाँ पर देखा जाता है कि कौन सा जो रीजन है वो डेवलप्ड है और कौन सा लेस डेवलप्ड है या फिर बैकवर्ड है। तो यहाँ हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है किसी रीजन का, वो डिपेंड करता है उस स्टेट पर जहाँ वो स्टेट लोकेटेड है। मान लेते हैं एक स्टेट है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, महाराष्ट्र की सीमा समंदर से लगती है। अब समंदर से लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट का धंधा अच्छा चलता है। यहाँ पर जो बीचेस वगैरह हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, होटल्स हैं, ये सब है। तो इस रीजन में अच्छी खासी डेवलपमेंट होती है क्योंकि यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं कुछ भारत के रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। वहाँ सबसे ज़्यादा हमें ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जहाँ हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज जो हैं वो उन रीजन्स में लोकेटेड हैं जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा जोग्राफिकल पेरिफेरीज पे है, मतलब बहुत ही कोने में पड़े हुए रीजन्स हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं। और यहीं पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें ट्राइबल पॉपुलेशंस की देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें तो ये देखा जाता है कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा लक्षद्वीप है और दादरा नगर हवेली, ये 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को इनहेरिट करते हैं अगर हम एसटी कम्युनिटी की बात करें तो। उसके बाद अगर हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बीएस गुहा को माने तो इन्होंने हमारी पूरी जो ट्राइबल पॉपुलेशन का हम कह सकते हैं कि क्रैकडाउन है वो 3 जोन्स में करके रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो ये जो जोन है इसमें ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती हैं खासीज, गारोज, नागाज, लेपचाज, इन सभी की, जो कि असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और ईस्टर्न इंडिया के कुछ क्षेत्रों में से आते हैं। और इन सारी ट्राइबल पॉपुलेशंस में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्थ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब और इवन नदर्न कुछ स्टेट से भी आते हैं। और ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ मेनली एग्रीकल्चर की ही एक्टिविटीज़ करती हैं। आगे आते हैं हम सेंट्रल जोन पे। अब सेंट्रल जोन को हम मिडल जोन भी कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन से सेपरेटेड होता है, जो कि सिचुएटेड है बिटवीन द गारो हिल्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो इसमें कुछ ट्राइब्स रहती हैं जो कि होती है मध्य प्रदेश की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की, और कुछ नदर्न स्टेट्स भी आती हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और सदर्न राजस्थान। अब इनमें रहने वाली जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो होती हैं गोंड, भील्स, संथाल्स, भियास, मुंडास। और ये जो सारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो मेनली एग्रीकल्चर से ही एसोसिएटेड कुछ ऑक्यूपेशंस में लगे रहते हैं। तीसरा हमारे पास जोन आता है सदर्न जोन। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो सदर्न जोन यानी साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और कोचीन जैसे क्षेत्रों से लोग जो है वो निकल के आते हैं, जिसमें टोडास, चेंचूस, इरूलास, पानियान्स, येरुवास, कुरुम्बास, ये सारी ट्राइबल पॉपुलेशंस आती हैं जिनका मेन काम होता है हंटिंग का और फिशिंग का। और वहीं अगर हम मेन लैंड इंडिया को छोड़कर यहाँ पर आइलैंड्स की तरफ बढ़ने लगे जो कि इंडिया के कंट्रोल में आते हैं, इसमें अंडमान और निकोबार में रहने वाले कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस भी आते हैं, जिसमें अंडमानीज, निकोबारीज, जवारास और ओंगेस भी आते हैं। तो ये बात हुई हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया की। आगे बात करते हैं ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स। तो जैसा हमने देखा कि जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है डिफरेंट रीजन्स में वो अलग अलग है, और सभी डिफरेंट रीजन्स में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग है। इनका इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, इनकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर अलग है, इनका कल्चर भी अलग है। और इन्हीं सब फीचर्स को अफेक्ट करने का काम करता है ये डेवलपमेंट, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट में और भारत जैसे देश में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। और इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर जो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं वो पहुँचते हैं इन सभी ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो थोड़े बहुतायत में मिल जाते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इन नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन की, जहाँ पर मिनरल्स, माइंस और फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट का मॉडल आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इनको डिस्प्लेस होना पड़ता है अपनी ट्रेडिशनल हैबिटेट से, जहाँ वो ये देखते हैं कि इनकी ट्रेडिशनल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो इनकी एक डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी है, इनमें भी अब चेंजेस आने लगते हैं। इन चेंजेस के आने की वजह से इनमें एक डेप्रिवेशन की फीलिंग आती है, जहाँ ये देखते हैं कि इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स जो रीजन्स ट्राइबल डोमिनेटेड हैं वो हमेशा डिप्राइव्ड ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये नेचर के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा
माइंस या मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो यहीं से फीलिंग ऑफ डेप्रिविएशन इन सभी चीज़ों में, इन ट्राइबल पॉपुलेशंस में आती है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम ये देखते हैं कि ये जो पूरे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू द ट्राइबल पॉपुलेशन, ये भारत की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि इनका मोबिलाइजेशन कैसे होता है। तो हमने देखा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस है, उनका ट्रेडिशन एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। होमोजीनियस नहीं है कि सबका एक ही ट्रेडिशन और सब एक ही तरीके के फेथ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमने देखा कि जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि उनका रहने का तरीका अलग है, उनकी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, कस्टम सब अलग है, वैसे ही इनका जो मॉडल है मोबिलाइजेशन का वो भी अलग है। किसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है, किसी के डिफरेंट रीजन्स हैं, तो इन सभी से हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इनका किया जाता है। कुछ रीजन्स अंडर डेवलप्ड होते हैं दूसरों से, वहीं कुछ रीजन्स जो हैं वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में पिछड़े हुए होते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने कंसर्न्स को रेज भी करती हैं, अपनी बैकवर्ड और डिसएडवांटेज पोजीशन को दिखाने के लिए सरकार को, कि आप देखिए कि किस तरीके से हम बैकवर्डनेस में जी रहे हैं। और यहीं से जो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है वो भारत में चालू हो जाता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं जो कि इन एरियाज़ में रह रहे हैं, और धीरे धीरे ये हमारा, हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं सरकार को अपनी तरफ, ताकि सरकार इन पर ध्यान दे सके। तो हमने देखा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइब्स हैं वो अपनी बैकवर्डनेस को शो करने के लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट चलाकर रख रही हैं। और यहाँ पे जो रोल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, एज वेल एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो बहुत लीडिंग रोल प्ले करता है इनकी मोबिलाइजेशन में, जहाँ वो इन सभी मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, और किस तरीके से इनको आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को अपनी बातों तक पहुँचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। आगे बढ़ते हम लेगेसी ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स पे। तो अगर हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम ये कह सकें कि ये सिर्फ जो है वो आज़ादी के बाद से ही शुरू हुई है, बल्कि ये सारी चीज़ें आज़ादी से पहले ही शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज़ादी से पहले जो इनका प्रोसेस हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था, जहाँ पर वो कॉलोनियल पीरियड जो था, इसमें जो रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशंस थी, इनको कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू मोबिलाइज किया जाता था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि कलेक्टिव एक्शन से हम ये देखते हैं कि क्योंकि सबका जो कस्टम्स हैं, सोसाइटी है, कल्चर है, वो अलग है, तो कलेक्टिव एक्शन से कभी भी इनको हम देख सकते हैं कि इनको मोबिलाइज करा नहीं जा सकता कलेक्टिव एक्शन से, बल्कि हम इनको और ज़्यादा पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुआ करती थी इन सभी ट्राइब्स की, वो कुछ फैक्टर्स पर बेस्ड रहती थी। जैसे कि उस समय के कुछ लैंडलॉर्ड्स इनको जो ऑप्रेस किया करते थे, उनके खिलाफ ये बोला करते थे। उसके बाद ट्राइबल राइट्स, लैंड और फॉरेस्ट से रिलेटेड भी इश्यूज जो थे, वही भारत उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने उठाया करते थे। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हम ये देखते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज बनने लगी हैं, इनका स्केल बढ़ना शुरू हो गया है, और वही मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें फॉरेस्ट एलिनेशन और इकोनॉमिक डेप्रिविएशन को की इश्यूज बनाकर ये अपनी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद के एस सिंह नाम के एक स्कॉलर हैं जो कि इन ट्राइबल मूवमेंट्स को, जो कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हुई थी, इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं, जैसे कि एग्रेरियन, संस्कृताइजेशन, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। तो अकॉर्डिंग टू सिंह, के एस सिंह, ये कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इन ट्राइबल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ हम ये देखते हैं कि जो एग्रेरियन या जो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनका जो कल्चरल कंपोनेंट है, एथनिक कंपोनेंट है, जैसे जैसे ब्रिटिश हुकूमत जो है वो इन पर कब्जा करने की कोशिश करती है, वैसे वैसे ये अपने आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और रेबिलियन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि चारसू रेबिलियन जो कि मिड 18th सेंचुरी में हुआ था बिहार नामक स्टेट में। उसके बाद बिरसा मुंडा जो कि 1895 से 1900 तक चला था। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ट्राइबल मूवमेंट के पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में हुए थे, जो कि उनकी कॉलोनियल एक्सपेंशन और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई करते थे। तो ये बात हो गई इनकी लेगेसी की। आगे बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, इनके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं,
जैसे कि इनकी इकोनॉमी, कल्चरल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। तो ट्राइबल मूवमेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट में ही जाएंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पर होता है ट्राइब्स का, जहाँ पर क्वेश्चन उठाया जाता है इनकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ का और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का। क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी थी और इस थर्ड ईयर में भी हम ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा वल्नरेबल रीजन है इंडिया का, जहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इनको कभी कभार यहाँ पर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी दी जाती है। इसकी वजह से जो पूरा ये प्रोसेस है, इनको लिंक किया जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ। जहाँ हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का ये पूरा जो प्रकरण है वो चलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसकी वजह से कभी कभार इंसर्जेंसीज भी हमें इन रीजन्स में देखने को मिलती है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, वायलेंस भी होती है। जैसे कि जो ट्राइबल लोगों का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ था, जो कि डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए, जो कि नागास के द्वारा डोमिनेटेड था। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि हमने हमारा जो आइडेंटिटी है वो नागा है, हम नागा लोग यहाँ पे रहते हैं, हम डोमिनेट करते हैं इस एरिया को, तो हमें नागालैंड नाम का एक अलग जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनोमस स्टेट दे दो, ताकि हम अपनी यहाँ पर चला सकें। वहीं मिजोरम में भी हुआ, जो कि बोडो लैंग्वेज के यहाँ पर प्रोटेक्शन में बात कर रहे थे, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे बोडो डोमिनेटेड एरियाज में। उसके बाद जो कुकीज़ हैं वो मणिपुर में बोलते हैं कि हमें भी जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, ताकि हम अपना सेल्फ रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो ट्राइबल मूवमेंट्स नॉर्थ इंडिया में होती हैं, वो मेनली कल्चरल आइडेंटिटीज़ और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पर कभी कभार हम ये देखते हैं कि इंसर्जेंसीज भी हमें देखने को मिलती है, वायलेंस भी हमें देखने को मिलती है। और ऐसे वेरियस एग्जाम्पल्स हमें आज के टाइम पे भी दिखाई देते हैं, जो कि मणिपुर में अभी तक जो मुद्दा जो है वो चल रहा है। आगे बात करते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स इन अदर रीजन्स। अब नॉर्थ ईस्ट से अलग क्या मूवमेंट चलती है वो देखते हैं। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है, बहुत सारे इंस्टांसेस में ये भी देखा जाता है कि ये कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, जहाँ हम ये देखते हैं कि क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनकी ज़िंदगी जीने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, इनका सोशो कल्चरल प्रैक्टिस अलग है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी अलग है, और इन सभी की लड़ाई होती है मॉडर्नाइजेशन के साथ। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है, वैसे वैसे इनकी वे ऑफ लाइफ में डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, इनको अपनी ज़मीन को छोड़ना पड़ता है, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और डिफरेंट रीजन्स में जो ट्राइब्स हैं इनको विस्थापित होना पड़ता है। और यहीं से जो ट्राइबल मोबिलाइजेशन है वो इन्हीं इशूज़ पर बेस्ड रहता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन एंड रीजनल बैकवर्डनेस, इन्हीं को मुद्दा बनाकर इनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी जो है इनकी, इनको प्रोटेक्शन की मांग की जाती है, साथ ही साथ इनको सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ ऐसे ही मोबिलाइजेशन के प्रोसेस हमें देखने को मिले हैं। और कुछ केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है कि जो ट्राइब्स हैं इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की ही मांग की है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमें सेपरेट स्टेटहुड ही दे दो विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो हमेशा हमें बैकवर्ड बना के रखती है। जहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ रीजन्स जो स्टेट में आते हैं वो तो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे रिसोर्सेज को लेके उन रीजन्स का डेवलपमेंट करते हैं, और जहाँ से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं इनका डेवलपमेंट कभी भी होता नहीं है, ये बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह जाते हैं। तो यहीं से ये भी मांगे इनकी उठने लगती हैं और यहीं से इनका मोबिलाइजेशन भी शुरू होता है। आगे बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट एंड द ट्राइब्स इनहेबिटेड रीजन्स। तो अगर हम रीजन्स की बात करें जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पे क्वेश्चन उठता है। वो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें इनकी रीजनल डेवलपमेंट करनी है तो हमें ये भी देखना है कि इनका ट्राइबल जो लाइवलीहुड है वो भी चलता रहे और डेवलपमेंट भी पूरी हो जाए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है, चैलेंज ये उठता है कि जो डेवलपमेंट है इन ट्राइबल एरियाज में वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो इनका बेस है। इसी आइडेंटिटी को लेकर ये लोग जीते हैं, और इसी आइडेंटिटी को अगर हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो इन लोगों को भी वजूद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है ट्राइबल एरियाज में, तो हम किस तरीके से मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर कर सकते हैं, ताकि हाइयर ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब लोग जो है वो इंजॉय कर सकें।
जिससे कि इनके ट्राइबल आइडेंटिटी को भी कोई नुकसान ना हो, इनके कस्टम्स भी बचे रहें। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को उठाकर भी पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया में करी जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट और आइडेंटिटी का जो डिलेमा है, इसने बहुत तरीके की ट्राइबल पॉलिटिक्स को जन्म दिया है विद इन दी रीजन्स ऑफ इंडिया। जहाँ पर हम ये देखें कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो यहाँ पर आइडेंटिटी को मुद्दा बनाकर पॉलिटिक्स खेली जाती है। कोई नेता जो है वो कुकीज़ का बन के आता है, कोई नेता नागाज़ की आइडेंटिटी को लेके आता है, और इसी से पॉलिटिक्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खेली जाती है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रीजन जो है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि रीजनल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन्हें अचीव भी की है। जैसे कि जो मिज़ोरम और नागालैंड जैसे जो प्रदेश हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं इन द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स (एचडीआई), जहाँ पर मिज़ोरम सबसे टॉप पर है, वहीं नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और ऐसे जो कुछ राज्य हैं, वो मीडियम लेवल पर डेवलपमेंट को गेन कर रहे हैं। वहीं कुछ बड़े राज्य, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है इन ट्राइबल लोगों की, जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये पुअर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, जहाँ जो सरकार है, इन सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्लैशेस की, वो कम से कम की जा सकें और इनको डेवलपमेंट भी प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं भारत की सरकार द्वारा, और यहाँ पर जो हमारा पूरा यूनिट है वो भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।